नमस्ते साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के बारे में। इस वीडियो में हम जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसके मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, यह इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। इससे अगले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले इन सभी पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा। चलो, पहला पॉइंट है आपका वास्तविक संख्या क्या है। मेन वास्तविक संख्या कहते किसको है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाएंगे, या दोनों के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2, 5, -4 या 1/2 आदि। यहाँ देखो P और Q, मतलब ये P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या। और तथा Q बराबर 0 नहीं हो सकता है। किसको, मतलब ये जो Q है ये बराबर 0 नहीं हो सकता है। अर्थात यहाँ पे आप 2/0 या फिर 3/0 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या के बारे में, तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे देखो √2, √3, √5 या फिर पाई का मान, या फिर 0.21, 211, 2111 ऐसी अगर श्रेणी बन जाए तो उसको भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बताया है वास्तविक संख्या को हमने परिमेय और अपरिमेय के रूप में व्यक्त कर दिया है। देखते हैं अब परिमेय संख्या में और भी संख्या होती है, जैसे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक चलता है, उसको प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर बोलते हैं। और अगली है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाता है। नीचे दे रखा है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। जो ये पूर्णांक संख्या आपका देखो 0 से इधर प्लस वाली संख्या रहेगी और 0 से इस साइड माइनस वाली संख्या रहेगी। इसको ऋणात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं, इसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीजर नंबर। और अपरिमेय संख्या के अंदर जो रूट के अंदर वाली संख्या और पाई का मान और ऐसी संख्या जिसको लगातार बढ़ती जाती, जो खत्म नहीं होती, वो भी आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। वास्तविक संख्या रेखा देखो, यहाँ पे मैंने एक रेखा बनाई है जो संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, यही आपकी पूर्णांक संख्या होती है। इधर धनात्मक संख्या है, इधर ऋणात्मक संख्या, इधर भी अनंत तक जाती है और ये भी अनंत तक होती है। ठीक है, ये 0 उदासीन होता है। चलो, ये संख्या रेखा बता रखा है। इसके बारे में मैंने संख्या के बारे में पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, सहअभाज्य, ये सारी संख्याओं का एक वीडियो बना रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को ध्यान से देख लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलो अगला क्या है आपका वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के 2 महत्वपूर्ण गुण देखो। वास्तविक संख्याओं के 2 महत्वपूर्ण गुण, पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, या इसको बोलते हैं कलन विधि भी बोलते हैं। ठीक है, यह विधि 2023-24 में भी खत्म हो गई, अभी 24-25 में भी नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट क्या है आपका अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये भी आपको 2 पॉइंट होता है, मेन पॉइंट आपको ये रहेगा। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे, इसको भी समझेंगे। चलो पहला क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। देखो इसको ध्यान से पढ़ना। यह 2 धनात्मक पूर्णांकों के HCF का मतलब था महत्तम समापवर्तक, तो HCF निकालने की एक विधि है। इस विधि द्वारा क्या निकाला जाता है, 2 धनात्मक पूर्णांक मतलब 2 संख्याओं का HCF निकाला जाता है। ठीक है, यदि धनात्मक पूर्णांक A और B है, मतलब ये भी कोई संख्या है जिसको AB के रूप में लिखा है, तो यहाँ जो A है वो B से क्या है, बड़ा है। जिधर मुंह खुला रहेगा वो संख्या बड़ी रहती है। तो इसका जो सूत्र बनता है वो देखना,
ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ जो आर है वो बी से छोटा है। क्या है? छोटा है। तो बी बड़ा है। देखो इसको समझते हैं। आइए यहाँ पे मैं एक संख्या लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक संख्या लेता हूँ जैसे कि 7 और 3। देखो यहाँ पे 3 छोटा है और 7 बड़ा है। तो छोटी संख्या से क्या करते हैं, बड़ी संख्या के अंदर भाग देते हैं। कितनी बार हो जाएगा? 3 का पहाड़ा कितनी बार? 3 दूनी 6, 6 आया। 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। अब देखो इसको अपन ने क्या माना था? ए माना। क्या माना इसको? सॉरी, ए ये है और ये है बी। ठीक है, ये ए और ये बी। तो क्या चाहिए अपन को? जो ए है वो निकालना है। और ए का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? बी। क्या है ये? बी इंटू क्यू प्लस आर। चलो ये जो आया इसको बोलेंगे हम क्यू। ठीक है, भागफल को क्यों बोला? यहाँ पे जो शेषफल आया इसको आर से दर्शाया गया है। ठीक है, और ये क्या है? बी है। क्या है ये? बी। देखो अब यहाँ पे जो मान रखेंगे, बी का मान क्या है? 3 गुणित इसका और इसका गुणा करेंगे। मतलब कि 3 का और जितनी बार भाग है, जितना भागफल आया, उन दोनों को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। बाकी जो शेषफल बचा मतलब रिमाइंडर आर, इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ये 5, ए का मान क्या था अपने पास? 7। क्या था? 7। ए का मान क्या था? 7। देखो ये वाली और ये वाली संख्या दोनों क्या है? बराबर है। क्यों है बराबर? तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 प्लस 1 और ये 7। तो 6 और 1 कितना होगा? 7। ठीक है, 7 होता है। तो ये संख्या निकालने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो आर है वो क्या है? छोटा है बी से। ये बी है आपका और ये आर है। ठीक है, बी क्या है आपका? 3 है और आर क्या आया? 1 आया। तो ये जो छोटा होगा आर, देखो यहाँ पे आर छोटा बी बड़ा है। ठीक है, ऐसे। चलो आगे देखते हैं उदाहरण। एक उदाहरण से समझते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं यूक्लिड विभाजन विधि से। ध्यान से देखना। चलो 96 व 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने निकाल के बता रखा है, तो ध्यान से देखना। इस वाले को बाद में देखना, पहले इसको देखो। यहाँ पे 96 और 404 का देखो, ये 96 का भाग 404 में देंगे, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, कितनी बार गया? 4 बार। कितनी बार गया? 4 बार। मतलब 96 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 384। मतलब 96 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 384 होगा। ठीक है, 404 में से 384 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20। अब देखो यहाँ से आगे कैसे करें? जिससे भाग दिया था आपने पहली बार में, उसको उतार कर यहाँ लिखेंगे। मतलब अब वो 20 का जो शेषफल बचा उसका भाग देंगे 96 में। तो 20 का भाग 96 में देंगे तो 20 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 96 से ज़्यादा नहीं होना, तो 4 बार। कितनी बार बोला? 4 बार। ठीक है, 4 बार। अब यहाँ पे इसको 96 में से 80 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 में से 0 जाएगा 6 और 9 में से 8 जाएगा तो 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जिससे भाग दिया था वो जो शेषफल बचा है, अब उससे भाग देंगे जिससे पहले भाग दिया था। मतलब 20 को यहाँ उतारेंगे। ठीक है, पहले 96 को यहाँ आया था, अब 20 यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 16 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 20 से ज़्यादा नहीं होता, 1 बार। 16 1 कम 16। 20 में से अब क्या करेंगे? 16 को घटाएंगे तो 20 में से 16 जाएगा तो कितना रहेगा? 4। अब जो शेषफल बचा है उससे किससे भाग देंगे? इसमें भाग देंगे। मतलब 16 भी यहाँ पे आएगा। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 16 आ जाए? तो 4 बार। 4 चौके 16। अब यहाँ पे जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक ऐसी प्रक्रिया चालू रखेंगे। ठीक है, ये एल्गोरिथम विधि है। अब यहाँ पे देखो जो आखिरी बार किसने काटा? 4 ने काटा, तो यही हो जाएगा एचसीएफ। क्या हो जाएगा? एचसीएफ। जो संख्या आखिरी में काट दे उसको एचसीएफ। अब देखो इसको उतारना कैसे इस रूप में। चलो इधर देखना। सबसे पहले जो बड़ी संख्या उसको आगे लिखेंगे। ठीक है, चल अब बराबर में किससे भाग दे रहे हैं? किससे भाग दे रहे हैं? 96 से, तो ये बी होगा। देखो यहाँ पे बी। फिर कितनी बार गया भाग? 4 बार। देखो फिर ये क्यों। ठीक है, अब शेषफल कितना बचा? 20। तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा करके इसको जोड़ेंगे तो 404 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अब फिर किस में भाग दे रहे हैं? 96 में। सबसे बड़ी क्या है? 96 में भाग दे रहे हैं। किसका भाग दे रहे हैं? बी का। तो बी यहाँ आएगा, मतलब कि 20 का। 20 और 20 का भाड़ा कितनी बार बोला? 4 बार। तो यहाँ 4 लिखे गुणा में, इसका और इसका आपस में गुणा करते हैं और शेषफल को जोड़ते हैं। तो 20 और 4 जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, फिर 16 को प्लस करेंगे। ठीक है, सेम प्रक्रिया आगे भी करेंगे। 20 को यहाँ लिखेंगे और 16 से भाग दे रहे तो 16 × 1, क्योंकि 16 का पहाड़ा 1 बार बोला और शेषफल कितना बचा? 4 बचा।
इसलिए इसको ये 16 इंटू 1 प्लस 4 लिखा। ठीक है, अब आगे भी ऐसे ही लिखेंगे। अब बड़ी संख्या 16 में भाग दे रहे हैं तो 16 यहाँ लिखेंगे। अब 4 का भाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 16 आएगा, 4 चौके 16, 16 में से 16 गया तो कितना बचा था, 0 बचा था। तो यहाँ पे कितना बचा, 0। जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक आपका क्या होगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसने काटा पूरी बार में, 4 ने काटा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, HCF। तो देखो 404 और छन्नू का HCF क्या होगा, छन्नू का HCF 4 होगा। ठीक है, चलो ये हो गई आपकी एल्गोरिथम विभाजन विधि। ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि। अब देखते हैं प्रमेय 1.1, प्रमेय 1.1 तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, दूसरा पॉइंट। ठीक है, जो आपको किताब में दे रखा है ये यूक्लिड एल्गोरिथम विधि नहीं थी, इसको मैंने समझा दिया है। इसका नॉलेज भी आपको होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में हेल्प करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये मेन पॉइंट अपना ये है जो किताब के अंदर है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। अब ये क्या है, कुछ भी लिख दिया सर, लेकिन इसको समझेंगे। देखना आप यहाँ पे क्या करते हैं, जो भाज्य संख्या होती है, भाज्य, और यहाँ पे नाम आया दो, एक तो आया आपका भाज्य संख्या, एक नाम आया अभाज्य संख्या। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। देखो भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या, अब यहाँ पे गिनती लिखते 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आगे भी हो रहे। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो 1 है वो भाज्य आएगा या अभाज्य आएगा, तो 1 ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। ठीक है, 1 जो है वो ना तो भाज्य की श्रेणी में आता है ना ही अभाज्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब 2, अब देखो 2 जो है वो सोचो किसके पहाड़े में आता है, किसी के पहाड़े में नहीं आता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 2 किसी से विभाजित भी नहीं होगा, तो 2 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या। उसके बाद 3 किसके पहाड़े में आता है, किसी के पहाड़े में नहीं आता, 3 भी अभाज्य संख्या है। अब देखो 4 तो 2 के पहाड़े में आता है, मतलब 2 4 जो है वो 2 से विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 जो है वो भाज्य संख्या है, मतलब 4 एक कटने वाली संख्या है दूसरी संख्या से। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्या खुद से कटे और 1 से कटे। किससे, खुद से, मतलब 3 से कटेगा और 2 से कटेगा, लेकिन 4 से भी कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, सॉरी भाज्य संख्या है। अब 5 देखो, 5 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो 5 भी अभाज्य संख्या है, खुद के पहाड़े में आता है। 6 देखो, 6 भाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है और 6 खुद के पहाड़े में भी आता है, तो ये भाज्य संख्या होगी। 7 भी अभाज्य संख्या है। 8 तो भाई 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, इसके बाद 9 भाज्य है अभाज्य, तो 9 भाज्य है क्योंकि यह 9 3 के पहाड़े में आता है। ऐसे भी और संख्या आती जाएगी। ठीक है, तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन बनता है कि वह संख्या बताइए जो सबसे छोटी है लेकिन सम संख्या है और भाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटा है लेकिन सम है और भाज्य है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। चलिए, अब क्या कर रहे थे, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे कितना, एक संख्या ले लो, 4 6 ये सारी भाज्य संख्या है, इनमें से कोई सी संख्या ले लो। मान लो मैं 8 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 8। अब 8 को अभाज्य संख्या में तोड़ना है। ठीक है, तो 8 का लघुत्तम करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले कैसे कटेंगे, 2 से। 2 का भाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 8 आएगा 4 बार में। फिर 2 का भाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 4 आएगा 2 बार में। फिर 2 का भाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 2 आएगा 1 बार में। देखो 8 को किस रूप में तोड़ दिया, अभाज्य संख्याओं के रूप में, क्योंकि 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2। ठीक है, ये बराबर है 8 और ये दोनों बराबर, इसको 2 की घात 3 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 की घात 3। ठीक है, ये 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो ये मैंने 8 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ दिया है। अब देखो यहाँ पे अद्वितीय आया था, क्या आया था, अद्वितीय। यहाँ पे एक शब्द आया था कि ये गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। ठीक है, अद्वितीय मतलब यहाँ पे देखो 2 आया, तो ये अद्वितीय इसलिए क्योंकि 2 की यहाँ पे कहीं पे 3 4 5 6 2 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आ सकती, ये अद्वितीय है। इनको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये समान संख्या तो आगे पीछे लिखेंगे तो समान ही दिखेगी,
चलो एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 6, क्या ले लिया 6। अब 6 को तोड़ेंगे तो पहले कैसे काटेंगे 2 से, 2 तिया 6 और 3 दूनी 3 एकम 3। तो 6 को किस रूप में तोड़ा 2 इंटू 3 में, ठीक है। तो 2 और 3 का गुणा करेंगे फिर से 6 मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसको आप 6 को 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो, आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि दोनों का गुणा 6 ही होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है 50 को देखो मैंने किस रूप में तोड़ दिया है 2 इंटू 5 इंटू 5। देखो 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे 10 और 10 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो फिर से 50 मिल जाएगा, ठीक है। इसको इस रूप में भी लिख सकते 2 इंटू 5 की घात 2, क्यों, क्योंकि जो 5 है वो 2 बार आया इसलिए 5 की पावर 2 भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो 110 को भी मैंने तोड़ा है तो 10 को 10 का गुणा, अब आज गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 मिलेगा, ठीक है। इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, क्योंकि इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो फिर से 110 ही मिलेगा, ठीक है। चलो अगला टॉपिक है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से HCF व LCM ज्ञात करना। जो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से HCF और LCM ज्ञात करना, ठीक है। जो आपकी एल्गोरिथम विधि थी, जो आपकी यूक्लिड विभाजन विधि थी, उससे सिर्फ HCF निकाल सकते हैं, लेकिन जो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय है उससे आप HCF और LCM दोनों एक साथ निकाल सकते हैं, ठीक। कैसे निकालेंगे, पहले HCF निकाल के बताते हैं। क्या निकालेंगे, पहले HCF, ठीक है। देखो HCF कैसे निकालेंगे, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताएगा 6 और 20 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। 6 और 20 का HCF निकाल रखा है यहाँ पे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड किया कितना आया 2 इंटू 3 आया। 20 का अभाज्य गुणनखंड किया कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 5, क्योंकि 2 की पावर 2 लगा रखी है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 5। देखो 2 दूनी 4, तो 2 की घात 2 को इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि HCF निकालने की संख्याओं में, ये सारी संख्या है, प्रत्येक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, देखो यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, यहाँ पे 2 के ऊपर कुछ नहीं तो 1 घात है, यहाँ पे 2 के ऊपर कितनी घात है 2, तो सबसे छोटी घात देखनी, क्या है सबसे छोटी घात क्या है 2, ठीक है। कॉमन जो उभयनिष्ठ हो, देखो 3 यहाँ है 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ पे है लेकिन 5 यहाँ पे नहीं है, तो सबसे छोटी घात क्या है 2, क्या है 2। तो आपका HCF जो होगा वो 2 होगा, क्या होगा 2, क्योंकि इस बड़ी घात को नहीं ले सकते, छोटी घात को लेना है, ठीक है। HCF क्या होगा 6 और 20 का HCF क्या होगा 2 होगा, ठीक है। ऐसे एक और उदाहरण ले लीजिए आप, एक और उदाहरण लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे लिया मैंने 15 और 30 का, ठीक है। HCF निकाला तो 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, तो 15 को काटेंगे 3 से, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। ऐसे 30 के भी लिखेंगे, 15 के गुणनखंड क्या हो गए 3 इंटू 5। 30 को भी काटेंगे, 30 पहले 2 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, और फिर 5 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। इसका गुणनखंड क्या हो गया 30 का, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो उभयनिष्ठ देखना है और 1 लेना है। देखो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ क्या है 2 यहाँ पे 2 यहाँ नहीं, लेकिन 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी, तो एक उभयनिष्ठ मिला आपको 3, ठीक है। उसके अलावा 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी, तो 5 भी उभयनिष्ठ लेंगे। देखो 5 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15, मतलब 15 आपका HCF निकल के आ गया है, ठीक है। चलो एक और उदाहरण से समझ लेते हैं, आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि आपको बाद में निकालने की दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे 8 और 16 इसका निकालेंगे, तो 8 का गुणनखंड निकाला था तो कितना आया था 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 16 का निकाल लेते एक बार, 2 से कटेगा 8 बार में, फिर 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, और आखिरी में 2 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। अब देखो 16 का गुणनखंड क्या आया यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब यार सबसे छोटी घात की बोला था, क्या बोला सबसे छोटी घात क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, और यहाँ पे 2 की पावर 4 है, और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, क्या है 3 है। तो सबसे छोटी पावर क्या है ये, तो मतलब इसको उठाएंगे, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना होगा 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब HCF जो आया वो 8 आएगा, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर, आगे देखते हैं। HCF निकाल, अब LCM निकालेंगे, क्या निकालेंगे
एलसीएम। चलो संख्या वही लेंगे, ठीक है। अब देखो संख्या वही है, 6 और 20 का एलसीएम ज्ञात करना उसी विधि से, ठीक है। यहाँ पे देखो अभाज्य गुणनखंड 6 का 2 और 3 ही होगा, 20 का 2 की पावर 2 इंटू 5 होगा। अब यहाँ पे अलग सिस्टम होगा। क्या सिस्टम होगा कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात रहेगी वो पहले लेंगे। क्या लेंगे? बड़ी घात, जो कॉमन है उसमें से बड़ी घात लेंगे, ठीक है। कॉमन 2 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे ज़्यादा 2 कहाँ पे? यहाँ पे, तो इसको उठा लो, मतलब 2 की पावर 2 हो गया। फिर इसके बाद 3 है, कॉमन नहीं देखना इसमें, उभयनिष्ठ नहीं देखना, ठीक है। 3 भी ले लो, इसके अलावा 5 भी ले लो, ठीक है। 3 भी ले लो, 5 भी। देखो इसका स्क्वायर कितना होता है? 4, और 4 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे कितना आएगा? 12, और 12 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे कितना आएगा? 60, 12 पंजे 60, ठीक है। एक उदाहरण और देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे निकाल देंगे, एलसीएम निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। चलो 8 और 9 10 का निकालते हैं, 8 और 10 का एलसीएम निकालते हैं। तो पहले 8 के अभाज्य गुणन करेंगे, कितने बार में कटेगा ये? 4 बार में, फिर 2 बार में, फिर 1 बार में, ठीक है। फिर 10 के भी गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। 10 के गुणनखंड करें, 5 2 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। देखो यहाँ पे 8 के गुणनखंड क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 जितनी बार आएगा उतनी पावर लग जाएगी उसकी। अब यहाँ पे 10 का पावर कितना, 10 के गुणनखंड कितना है? 2 इंटू 5। अब यहाँ पे इसको देखेंगे, ठीक है। मतलब सबसे पावर पहले क्या है? यहाँ पे 2 2 है, 3 बार है, यहाँ पे 2 है 1 बार में। सबसे बड़ी पावर क्या है? ये लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और तो संख्या है ही नहीं, यहाँ पे 5 है तो इसको भी लेंगे, ठीक है। अब इसकी पावर 3 है तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 की पावर 3 का होता है क्यूब, होता है 8 होता है। कितना होता है? 8 इंटू 5, तो 8 म्हणजे कितना होगा? 40। 40 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। इसको ल स भी बोलते हैं, एलसीएम को ल स, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। चलो क्लियर, आगे देखते हैं। एचसीएफ मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये देख लीजिए, सबसे आईएमपी पॉइंट है ये। यहाँ पे क्या बताया गया है कि एचसीएफ तथा एलसीएम में संबंध क्या होता है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ में संबंध देखो, यहाँ बोला किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम बता रखा है, ये ए और बी संख्या को बता गया है, ठीक है। बराबर होता है ए इंटू बी, मतलब कि जो एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा, एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करेंगे, वो किसके बराबर रहेगा? संख्या के गुणा के बराबर रहेगा। देखो इसके आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ में संबंध बताया गया है। देखो यहाँ पे जो ए और बी, ये ए का मान है, ये बी का मान है। ए का मान 6, बी का मान 20 है, का एलसीएम कितना दे रखा है? इन दोनों का एलसीएम कितना दे रखा है? 60, जो भी निकाला था, ठीक है, थोड़ी देर पहले। 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? मतलब कि अगर एलसीएम दे दिया तो एचसीएफ क्या होगा वो निकालना है। देखो यहाँ पे एलसीएम बता रखा है 60, ए का मान 6, बी का मान है 20, तो एचसीएफ क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। देखो तो फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में ए इंटू बी। एलसीएम क्या है अपना? 60 है, 60 रखेंगे, इंटू एचसीएफ पता नहीं है, इसको निकालना है, बराबर ए का मान कितना है? 6, और ये बी का मान कितना है? 20, ठीक है, ये लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे कि जो निकालना रहेगा उसको जो जिसको निकालना रहेगा वो तो इधर ही रहेगा, बाकी को उधर भेजेंगे। यहाँ पे इकाई में है, गुणा में है, तो बराबर से उधर जाएगा तो इकाई में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्या इकाई में हो जाएगा? भाग में, ठीक है। आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूँ तो जो मान लीजिए बराबर से इधर कोई प्लस की संख्या है तो बराबर से उधर जाने के बाद हो जाएगी माइनस वाली संख्या, ठीक है। अगर कोई संख्या बराबर से इधर माइनस में और बराबर से उधर भेजेंगे तो वो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई संख्या बराबर से तो गुणा में है तो बराबर से उधर भेजेंगे तो वो भाग में हो जाएगी। अगर कोई संख्या भाग में है तो बराबर से उधर जाके वो गुणा में हो जाएगी। देखो यहाँ पे जो अपना 60 था वो गुणा में है, बराबर से उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। काटेंगे इसको, 0 से 0 कट जाएगा। देखो 6 और 6 से कटेगा एक बार में, बाकी बचा कितना? 2। तो एचसीएफ कितना आ गया अपना? एचसीएफ 2 आ गया। कितना आया? 2, ठीक है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ में संबंध है, आपको ये याद रखना, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो अब प्रमेय 1.2 देख लेते हैं। प्रमेय 1.2, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। P क्या है? एक अभाज्य संख्या है। यदि P
ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। यहाँ ए एक धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए यहाँ पे संख्या बता रखा है, जो पी है वो अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है। और ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है मतलब कि इसमें भाग जा रहा है, पी का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है, तो जो पी है वो ए को भी विभाजित करेगी, ये आपको बताना भी हमको, ठीक है। यहाँ ए एक क्या है, ए जो है धनात्मक संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। चलो देखो यहाँ बता रखा पी कितना है, 2 बता दिया, दो क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। ए स्क्वायर कितना है, 16, कितना है 16, तो जो पी है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, अर्थात 16/2, 16 जो क्या है वो 2 है, तो जो 2 है वो 16 को काट रहा है 8 बार में, तो सेम जो ए पी है वो ए को भी काटेगा, मतलब कि ए स्क्वायर है तो ए 16 का वर्ग क्या वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। मतलब जो ए है वो 4 निकल के आएगा, तो जो पी है मतलब पी कितना है 2, तो वो ए को भी काटेगा, कितने बार में काटेगा, 2 बार में, ठीक है। देखो प्रमेय 1.2 और प्रमेय 1.3 दोनों एक दूसरे पर आधारित है, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्लास 10 की गणित की सारी वीडियो उपलब्ध हो सके वो सबसे पहले, ठीक है। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।